पर एफआईआर हुई है और आरसीबी और इवेंट एजेंसी के अफसरों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया गया और जिसमें 3 आईपीएस अफसर भी शामिल बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस अफसर सीमांत कुमार सिंह को अगले आदेश तक बेंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। सीएम सिद्धरमैया ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जानकारी दी है कि इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। जांच रिटायर्ड जज माइकल डी पुनः करेंगे। जांच सीआईडी को सौंपी जाएगी। आयोजकों पर लापरवाही के आरोप लगे। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बेंगलुरु भगदड़ हादसे में बता दें कि अब तक 11 लोगों ने जान गंवाई है। बेंगलुरु में बच सकती थी 11 जानें। ग्यारह लोगों को बदइंतजामी ने मार डाला। मौत की भगदड़, कहां हुई गड़बड़। जानलेवा जश्न का जिम्मेदार कौन? Stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come over. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न। मातम में बदलने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के आंसू उन लोगों को कांटों की तरह चुभ रहे हैं जिनके परिवार वालों की इस हादसे में मौत हो गई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अगर आरसीबी की जीत के जश्न की तैयारी में लापरवाही नहीं हुई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और उनके परिवार के सदस्य की जान नहीं जाती। एक मां जिसने अपना बच्चा खो दिया, वो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के सामने फूट फूट कर रो रही है। खुद डीके शिव कुमार मीडिया के सामने हादसे पर बात करते हुए भावुक हो गए, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए हादसे के 50 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद कोई सामने नहीं आया। सरकार ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था, बीसीसीआई ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था, पुलिस ने कहा हमने आयोजन टालने के लिए कहा था। तो आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन? मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ वहां पर पहुंच जाएगी। 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, इसलिए हादसा हुआ। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि प्रशंसक जोश में थे, इसलिए हादसा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनको कौन जवाब देगा? कैमरे पर तड़प तड़प कर रो रहे इस शख्स को देखिए। ये 20 साल की इंजीनियरिंग के छात्र भूमिक के पिता हैं, जिनका बेटा कल भगदड़ में मारा गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया तो अस्पताल से ये भी मांग की कि उनके बेटे का शव बिना पोस्टमार्टम के ही उन्हें सौंप दिया जाए। सवाल यह है कि इस बाप के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? हादसे की कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं? ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 22 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಕೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ आईपीएल नहीं, बीसीसीआई नहीं, सरकार नहीं, तो जिम्मेदार कौन? सवाल यह है कि क्या आईपीएल की चमक दमक के आगे उन 11 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं जो इस हादसे का शिकार हो गए? क्योंकि सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना की जिम्मेदारी लेने अब तक कोई सामने नहीं आया। ना वो जो जीते, ना वो जो आईपीएल करवाते हैं, ना वो जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड चलाने का दम भरते हैं, और ना वो सरकार जिस पर राज्य की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
आरसीबी के जश्न के नाम पर बेंगलोर में एक ऐसा अराजक तमाशा हुआ जिसमें जश्न से ज्यादा मातम बिखर गया। लेकिन जो लोग हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे, उनका साफ कहना है कि इस कार्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। जातिगत जनगणना की तारीख आखिरकार सामने आ चुकी है। ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना कराई जाएगी। दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब देश में जातियों की गणना जनगणना के साथ की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल उठाए। तय हुई जनगणना की तारीखें। भारत में जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस 2027 का शेड्यूल तय हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए शेड्यूल के मुताबिक ये ऐतिहासिक जनगणना 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातियों की जनगणना यानी कास्ट सेंसस भी कराया जाएगा, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। जनगणना की प्रक्रिया 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। यानी इसके बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरे तरीके से डिजिटल होगी। 3 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले 5 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाती थी। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सीधे सीधे लोगों की गिनती की जाएगी। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे चरण में जातियों की गणना की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक जनगणना कराने में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। 2027 में जनगणना होगी, 2 साल में जनगणना के आंकड़े आएंगे। इसका मतलब 2029 में भी महिला आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। मार्च 27 से शुरू कर रहे हैं, 2 साल अभी हैं, तो ये अपने चुनाव के एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि चुनाव के अंदर इवेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद के लिए जनगणना होनी है उस मकसद को हासिल होना चाहिए। जनगणना जल्दी से जल्द हो और उसका प्रारूप क्या होगा ये तय हो जाए। सरकार ने तय किया है कि बर्फीले पहाड़ी इलाकों में पहले जनगणना का काम शुरू होगा। उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के बर्फीले क्षेत्रों में जहां मार्च में पहुंचना मुश्किल होता है, वहां जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना टल गई थी। अब 2027 की जनगणना न सिर्फ डेटा गैप को भरेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं के लिए नई बुनियाद रखेगी।